जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सभी आप लोग ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं। जो लोग भी फर्स्ट बार मेरे चैनल हिम्मत राम वर्मा मेरा चैनल है, जो भी फर्स्ट बार मेरा चैनल देख रहा होगा उसको लाइक कमेंट शेयर पक्का करना और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ा खुलासा चौंकाने वाला कर रहा हूँ। आप लोग ज़रूर देखना, इसको इग्नोर मत करना। इग्नोर करने के लिए हमारे देश के 140 करोड़ लोगों का नुकसान है। इसमें सभी लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि हमारे देश में आखिरी सरकारों के अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या अनहोनी हो रही, क्या क्या बजट हो रहा है, क्या क्या पैसे का सौदा हो रहा है। क्योंकि सरकारी नौकरियों के लिए इनके पास पैसे नहीं होते हैं और बजट कम पड़ता है। सरकार लोड बोलते हैं, सरकार पर लोड पड़ रहा है, जैसे कहीं पहाड़ गिर के इनके सिर पर आ रहा हो, ऐसी बातें करते हैं। फिर मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूं कि मैं एक मुख्य बिंदु पर जा रहा हूं कि आज दोस्तों एक बहुत बड़ा, पहले तो मैं अपने देश के नौजवानों के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो ये अग्निवीर लेके आए हैं। ये देश के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है और सेना के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मैं आप लोगों को पहले भी बताया है इसके बारे में। आप लोग पक्का इस चीज़ को गौर से सोचो, गौर से समझो ना। जिन महापुरुषों ने अपना त्याग बलिदान, अपना आत्मजीवन इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश में हमेशा सरकारी नौकरी बनाने के लिए अपना जीवन तक लगा दिया, अपने प्राण तक लगा दिए। आप लोगों को ये सोचने का बहुत बड़ा विषय है कि लोग बाग हंसते हैं, हंसना नहीं है, इसको सोचो समझो कि ये नौकरियां क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्राइवेट सेक्टर में क्या नुकसान है, सरकारी नौकरियां क्यों महत्वपूर्ण है, इस विषय में पूरे देशवासियों को सोचने का विषय है। आप लोग सोचोगे नहीं, इसको समझोगे नहीं, तो फिर क्या करोगे? लेबरों की तरह काम करोगे और लेबरों की तरह अपना काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करोगे। आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए सरकार अपनी जिम्मेदारी से आप लोगों को भगाना चाह रहे हैं कि आप खुद कमाओ और हमारे सिर पर बोझ मत बनो। ये सरकार चाह रही है और लोग, जनता समझ नहीं रही। जनता सो रही, तो सरकार ने बहुत बढ़िया किया है। हाँ, नौकरियाँ ख़त्म कर दिए, प्राइवेट सेक्टर कर दिए। प्राइवेट सेक्टरों की बात कहूँ, मेरे साथ भी यहाँ प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी गार्ड में लोग बाग नौकरियाँ करते हैं। कभी बजरंग दल के आते हैं, कभी NYS के आते हैं, अभी KDYS के आ रखे हैं। तो उनको 25,000 तनख्वाह मिलती है। सरकार 25,000 रुपये उनके अकाउंट में डाल लिए। जब मेरी उनसे बात हुई है तो 25,000 उनके अकाउंट में डाल लिए। और जो इनके सुपरवाइज़र हैं और उसके ऊपर जो अधिकारी हैं, लगभग ये टास्क आर्मी एक्समैन को मिलता है, अफसरों को मिलता है, वारसों को मिलता है, जो भी लेना चाहता है उसको मिलता है। तो पैसा पूरा कटौत होके उनके खाते में टोटल 15,000 रुपया वो रखते हैं। बाकी पैसा निकाल के, क्योंकि वो अपने आप चोरी नहीं करना चाह रहे, खुद उनसे निकाल के 10,000 रुपया 5,000 रुपये उनको देना पड़ता है। ये हमारे साथ की कहानी है, ये हकीकत कहानी है। आप सिक्योरिटी गार्ड में जाओगे, प्राइवेट नौकरी करके बच्चों का पालन पोषण करोगे, तब आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे बच्चों का पालन पोषण होता है। 15,000 की नौकरी में, दिल्ली में रह के 15,000 की नौकरी में आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के पालन पोषण घर की पूर्ति नहीं कर सकते हो। साग सब्जी का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा, फीस देनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सरकार इस मुद्दों से भाग के सब प्राइवेट सेक्टर करना चाह रहे। प्राइवेट सेक्टर में इनको फ़ायदा है, सरकार को फ़ायदा है ना। क्यों फ़ायदा है कि चलिए 50,000 में 2 बंदे लग जाएंगे और यहाँ एक बंदा की नौकरी है, सरकारी नौकरी। भाई सरकारी नौकरी है तो जिम्मेदारी की नौकरी है ना, उसकी एक जिम्मेदारी दी गई है। प्राइवेट नौकरी है, मन नहीं आएगा, लड़ाई करेगा, चल देगा कल दूसरी जगह प्राइवेट करने के लिए। प्राइवेट नौकरी का क्या भरोसा है? कोई भरोसा। सरकारी नौकरी कोई भी हो, वो जिम्मेदारी, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, चाहे आर्मी हो, हमारी तीनों सेनाएँ हैं, कोई भी विभाग हो, सरकारी विभाग हो कोई भी विभाग हो, तो उसकी जिम्मेदारियां बनती है।
वो जिम्मेदारी से कितना भी काम नहीं करेंगे तो उनको काम करना पड़ेगा, जिम्मेदारी उनके ऊपर। सरकार देश का लोड है, देश की बचाने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई है, तो उस जिम्मेदारी से वो पीछे नहीं हट सकते हैं। और सरकार पीछे हट रही है क्योंकि सरकार को सेना के लिए पैसा देने के लिए कम है। बोलिए हमारे पास बजट नहीं है, हमने अग्निवीर ऐसी स्कीम लाई जो देश इस संसार में, इस देश में अभी तक हुआ ही नहीं है। ऐसी व्यवस्था ला के खड़ा कर दिया इस देश को गुमराह करने के लिए। अग्निवीर कोई स्कीम है? 4 साल की नौकरी कोई स्कीम है? एक इंटर कंपनी, एक रेजिमेंट, डीप ब्रिगेड, कोर लेवल, खाली यूनिट की बात करता हूँ। यूनिट में एक हमारे 4-5 कंपनियाँ होती हैं। 5 कंपनी का जब फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल का कंपटीशन होता है तो उसको खिलाने के लिए 3 साल उसको कंपनी अपने लेवल पर खिलाती है। अपनी कंपनी में 3 साल खिलाते, फिर उसको लड़ने, जो 4 कंपनी में कंपटीशन होता है, फिर उसको भाग देते हैं लड़ने के लिए कि आज फुटबॉल में जाएगा, वॉलीबॉल में जाएगा। और हमारा कंपनी, अल्फा कंपनी, ब्रोवो, चार्ली, डेल्टा, हेडक्वार्टर जो भी है कंपनियों, तो आप समझ रहे होंगे कि जो अच्छा खिलाड़ी हो जाता है फिर उसको खेल के मैदान में उतारती है अपना सीओ कमांडिंग ऑफिसर, तो उसको फिर खिलाते हैं। सोचते हैं कि भाई पक्का हमारे पास मेडल आएगा। और जब चारों कंपनियों में एक कंपनी मेडल लाती है तो बहुत बड़ा वो होता है, एक ऐसा रहता है जैसे गोल्ड मेडल जीता हुआ है। और शाम को पार्टियाँ होती हैं। एक कंपनी लेवल खिलाने के लिए 3 साल की प्रैक्टिस होती है। डिप लेवल, ब्रिगेड लेवल, तो इस तो और बहुत लंबी बात है। मैं लंबी बात है न करके मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि 4 साल की नौकरी में देश के युवा, देश के जवान को धरातल का कोई ज्ञान नहीं होता है। और उसको न ज्ञान हो क्यों, आरपी ऑपरेशन, धरातल, रोड मार्च करना है, वो भी पराक्रम करना है, पैरामीटर फेंसिंग की सिक्योरिटी करनी है, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, उसको ज्ञान नहीं हो पाएगा 4 साल में। उसको ये पता नहीं होगा कि 4 साल कब निकल गए। वो क्या देश की सुरक्षा कर सकता है? देश की सुरक्षा नहीं कर सकता है। ये सरकार कुल अपने पैसे बचाने के लिए अपने बच्चों, जिस बच्चों को बार बार फिर बोलना पड़ता है, जिन बच्चों को बॉल पकड़ना नहीं आ रहा उसको बीसीसी का सिक्योरिटी बना दिया। उसको पता भी है गेंद का वजन कितना होता है, क्या है, कैसा है। हाँ, तो ये बात है, उन्होंने अपने फ़ायदा के लिए अपनी लोगों, जो इनकी पार्टी के हैं, मंत्री हैं, विधायक, उल्ला, जितने भी इनकी पार्टी के आदमी हैं, पूर्व अपने पार्टियों का खजाना भरने के लिए देश की सेना को कम किया, देश का बजट कम किया। हर हमेशा देश का बजट कम करते हैं, हर हमेशा का काम है ये। अरे जब आप लोगों के पास सेना चलाने के लिए पैसा नहीं है और आपको आपके मंत्रियों को देने के लिए पैसा है, तो सेना को पूरा उड्डल कर दो, बॉर्डरों से उड्डल कर दो। और जहाँ चारों तरफ अपने मंत्री भेज दो, कहीं विधायक भेज दो, कहीं और एमएलए भेज दो, कहीं एमपी भेज दो, कहीं मंत्री भेज दो, कहीं रेल मंत्री भेज दो, कहीं मुख्यमंत्री भेज दो, कहीं खाद्य मंत्री भेज दो, हाँ, कहीं वाणिज्य मंत्री भेज दो, हाँ, हर जगह भेज दो। क्यों सेना को रखा है? तो मैं आप लोगों से बात कहना चाहता हूँ कि ये अग्निवीर प्रथा ये बहुत ही खराब है। देश के लिए तो खराब है और देश की सेना के लिए भी बहुत खराब है, क्योंकि सेना एक कड़ी जंजीर से बंधी होती है, इसलिए सेना आवाज़ नहीं उठा पाती। अभी ये सिविल जैसे होते तो इनको बाप करे वापस करना पड़ता, और वापस तो होगी अग्निवीर योजना, ये चल नहीं सकती है। ये मेरा दिल कहता है ना, इस धरती माँ ने हमको यहाँ भेजा है बॉर्डर की सेवा के लिए। जो जवान अग्निवीर में भर्ती होकर बॉर्डर में गए, उनका दिल कहता है, हे माँ, हमारे साथ कैसा अन्याय हुआ, हे मालिक जिसने तूने इस धरती पर हमको भेजा है, हमारे साथ कैसा अन्याय किया है, कहाँ है, कहाँ छुपा है, इनका क्यों नहीं दिमाग सही करता, इनको क्यों नहीं सही रास्ते पर लगाता। उनकी आत्मा दुखती है, हर हमेशा सोच में पड़े रहते हैं, मजबूर हैं। वर्किंग 24 घंटा वर्किंग है आर्मी के अंतर्गत। क्या आर्मी और रेगुलर सेना में कोई अंतर नहीं है, उनको कोई रेस्ट नहीं दिया जाता है। सेम ड्यूटियाँ हैं, सेम वर्कलोड है और सेम फिजिकल है, सब कुछ है। तो जब वो मजबूर होकर करते हैं, उनकी आत्मा रोती है, हे मालिक, हमने क्या अन्याय किया, हमने क्या गुनाह किया, हम देश की रक्षा के लिए सेना में भर्ती हुई, आज हमारे साथ ऐसे बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया। क्यों, किसने किया, किसने किया बड़ा खिलवाड़? जिसके ना आगे न पीछे कुछ नहीं है, उसने किया खिलवाड़। उसको दुख दर्द, माँ बाप का दुख दर्द
बेटे का दुख दर्द का पता ही नहीं है। उसको तो शहरों में घूमने से फुर्सत नहीं है। पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाना चाहता है वो। बोलता है कि आज तो हम पोलैंड में पहली बार आ रखे हैं, ये हो रखा वो हो रखा। अरे जो पढ़ लिखे प्रधानमंत्री थे वो नहीं जाते थे। वो देश का बजट बचाने के लिए जाए। कोई भी देश का मंत्री बाहर जाता है तो उसके पीछे बहुत खर्चा होता है। इसलिए हमारे पहले के प्रधानमंत्री समझदार थे, पढ़े लिखे थे, वो अपने देश की इकोनॉमी को बचाना चाहते थे, इसलिए नहीं जाते थे। और मैं बहुत लंबी बात कर दी है, मैं एक मेन मुद्दे पर आता हूँ। तो जब सेना को देने के लिए भी सेना की बात करूँगा बार बार, क्योंकि ये देश सेना से बचा है। और जिस दिन इस देश की सेना कम हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, उस दिन ये देश गुलाम की ओर रास्ता देखने को दिखता है मेरे को। मेरे आंखों में ये सपना दिखता है कि ये देश रेगुलर, इस सेना को रेगुलर नहीं किया जाए, ये देश एक दिन गुलाम की ओर जाएगा। उन महापुरुषों को जिनकी आत्मा अभी देख रही होंगी, तड़पेगी, सोचेगी, वाह मैंने कैसा सेना को ठोस बनाया था, लंबी नौकरी की थी, पेंशन की सुविधा की थी। कि क्योंकि जवान इस मातृभूमि के लिए अपनी जान दे देता है। अगर किसी ने इस धरती पर हाथ डालने की कोशिश की तो उसका हाथ काट देता है। उस जवान पर उतनी ताकत होती है जो रेगुलर सेना का होता है। और जो सिक्योरिटी गार्ड, समझो इसको, जो सिक्योरिटी गार्ड वाले हैं हमारे साथ भी हैं, उनको कोई आ रहा है जा रहा है, गया राम आया राम है, वो कोई नहीं हमारे साथ खड़े रहते हैं, कोई मतलब नहीं, उनको गेट खोलने से मतलब है। ऐसे अग्निवीरों का है, जो होगा देखा जाएगा। जब अपने पर पड़ेगी तो अपनी जान बचाएंगे, वो क्या करेंगे, क्योंकि मिलना हिलना तो कुछ है नहीं। हाँ, अरे तुमने उनका जीवन करोड़ों में तोला है क्या? ऐसी तुम्हारी मानसिकता है। बोलते कोई अग्निवीर कुछ घटना हो जाए, हम उनको इतना करोड़ों में तोलेंगे। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए यार, तुम किस माँ से पैदा हुए हो? हाँ, तुम्हारे बच्चों को भेजो ना, तुम्हारे बच्चों को भेजो। बॉन्डों पर पूरी पब्लिक देते हैं तुमको पैसा, तुम्हारे बच्चों को पैसा हम देते हैं, सरकार नहीं, पूरी पब्लिक देगी। 140 करोड़ देशवासी दे देंगे तुमको पैसा। कैसी मानसिकता के लोग हो तुम, ऐसी बातें करते हो? अरे उनको रेगुलर करो, रेगुलर करने से उनके दिल और दिमाग में ताकत आती है, जुनून होता है। हथियार भी नहीं रहता ना, वो सोचता है कि हमारे धरती पर हाथ डालेगा तो उसको पटकने की क्षमता रखता है एक जवान। हमारे इंडियन जवान एक गर्म लोहा है, जिसके ऊपर पड़ जाता है तो वापस नहीं आता हो। तुम्हारी मानसिकता जैसा होता आज तक हमारा देश ये जवानों का बचा हुआ, जवानों ने बचाया इस देश को, तुमने नहीं बचाया इस दिल्ली में घूम के, कुर्सी में घूम के। तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि फिर मैं आर्मी बात लंबी हो रही है, तो मैं शॉर्ट बात करना चाहता हूँ कि ये बार बार कहते हैं सेना के लिए कटौती करेंगे, कटौती करेंगे, कटौती करेंगे। अभी इन्होंने ये 25 साल का स्कीम लिया पैरामिलिट्री फोर्सेस को, और उनको पेंशन लागू करने की व्यवस्था की है। ठीक है, करना चाहिए। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हमारे भाई हैं, उनको भी दुख दर्द सब होता है, ठंडा गर्म सब जगह वाल्टियों में, सब मौसम में, मौसम किसी को नहीं बगसता, गोली और मौसम किसी को नहीं बगसता है। चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज हो या हमारी त्रिभुवन सेना है, कोई भी हमारा भाई है जो सेना में गया, मौसम गोली बर्फ़ किसी को नहीं बगसती। उनको मिलना चाहिए, पहले से मिलना चाहिए, कि बहुत लेट कर दिया, देना चाहिए। मतलब उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि 25 में पेंशन, 25 साल पेंशन करेंगे। तो धीरे धीरे इन्होंने ये जुमला कि इसमें आर्मी को भी लेने का प्लानिंग है इनका, क्योंकि अभी बताएंगे नहीं, अभी बताएंगे तो हल्ला हो जाएगा। ये सरकार क्या समझती है कि हम ही बहुत पढ़े लिखे हैं। और उसके बाद ये अग्निवीरों को भी लेने का प्लानिंग है कि इनको 25 साल तक जो करेंगे और उनको पेंशन मिलेगी, और जो 25 साल से पहले छोड़ के आएंगे उनको 10,000 रुपये देंगे। बस इन्होंने अपना फंडा साफ कर दिया। ये बहुत गलत है। सेना को रेगुलर करो, उनके साथ अन्याय मत करो, सत्ता में बैठे हुए लोगों, नहीं तो भगवान तुमको कभी माफ़ नहीं करेगा। रावण को भी बहुत अहंकार था। रावण सोचता था इस दुनिया में मेरे से बलवान ज्ञानी कोई नहीं है और मेरे को कोई मार नहीं सकता है।
बहुत गलवान, मगर इस धरती पर कोई न कोई पैदा होता है। सत्ता में बैठे लोगों, कोई न कोई ऐसा पैदा होगा। जैसे रावण का अहंकार टूटा था और तुम्हारा अहंकार भी टूट जाएगा। इस अग्निवीर के दिलों को मत रुलाओ, इनको दर्द मत दो, इनको रेगुलर करो, इनको पक्का करो, इनका हौसला बुलंद करो। इनकी माँ के दिल से भी ये आवाज़ निकलती है कि मेरा बेटा पक्का हो जाए। उस मालिक से प्रार्थना करती है मेरा बेटा पक्का हो जाए। तो जब ये बीच सत्ता में बैठे हुए लोग अपने सरकार को बचाने के लिए 100 करोड़ 200 करोड़ की डील कर रहे हैं। मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा और अभी आप इसके बाद क्लिप देखोगे तो 100 करोड़ 200 करोड़ की डील कर रहे हैं अपने विधायकों को खरीदने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए। अरे तुम इतना पैसा 100 200 करोड़ विधायकों को खरीदने के लिए खरीद रहे हो अपनी कुर्सी बचाने के लिए। वो पैसा अपने देश के में लगाओ, अपनी सेना को मजबूत करने में लगाओ, अपनी सेना को परमानेंट करो, रेगुलर करो। इतने करोड़ पैसा में खरीद रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? जो तुम्हारे रिश्तेदार इतने अरबों खरबों मालिया हाँ विदेश भागा है, तो शर्म नहीं आता? उनका पैसा तुमने रिफंड कराया, देश को बेवकूफ़ बनाया, चूतिया बनाया, बोला काला धन वापस लाऊंगा, 15 लाख रुपए खाते में डालूंगा, हाँ नारियों का सम्मान करूंगा, अरे और सेना का सम्मान करूंगा। जितना बोला ना सब का उल्टा किया, विपरीत किया। वाह रे वाह, इतना सच्चा दिल वाला आदमी पहले बार हमने देश में देखा, कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी। जब इधर उधर इतना पैसा लगाते हो, चोरी में तुम्हारे इतना पैसा लगाता है, तुम्हारे इतने ब्रिज वहाँ टूटते हैं, इतना घोटाला वहाँ होता है, हाँ, और विधायकों को खरीदने के लिए 200 करोड़ रुपया आप डील कर रहे हो और मंत्री पद के लिए ऑफर कर रहे हो। देश को मजबूत बनाने की तरह सोचो। हम सेना को मजबूत करते हैं, ये करते हैं। मैं वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। इस वीडियो को जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, पक्का वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब कमेंट पक्का करना, घंटी व बेल आइकन को पक्का दबाना, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन होगा आपके पास तुरंत पहुंचेगा। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस की सरकार को गिरा करके बीजेपी ऑपरेशन लोटस एक बार चला चुकी है, लेकिन तब के माहौल में और अब के माहौल में बड़ा अंतर है। उस वक्त में कुमारस्वामी मुख्यमंत्री थे और आज सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार की सरकार वहां पर चल रही है। तो क्या वाकई बीजेपी फिर भी इतनी हिम्मत कर सकती है, या बीजेपी के पास में इतने पैसे हैं कि वो डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया की सरकार में विधायकों को 100 करोड़ रुपए में खरीद करके अपनी सरकार बना सके? खबर वाकई चौंकाने वाली है। कर्नाटक कांग्रेस के विधायक बोले भाजपा ने 100 करोड़ रुपए ऑफर दिए, कहा सरकार गिराने के लिए 50 विधायकों को खरीदना चाहती है। तो ये गणित इस वक्त में आपके सामने है कि सरकार को गिराने के लिए 50 विधायकों को खरीदने की ऑफर बीजेपी की तरफ से दी जा रही है, और जिसमें 100 करोड़ रुपए की पेशकश से लेकर के 50 करोड़ प्लस मंत्री पद का ऑफर भी शामिल है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक रवि कुमार गौड़ा ने भाजपा पर राज्य की कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रविवार 25 अगस्त को 2 दिन पहले 23 अगस्त को मुझे फोन करके 100 करोड़ रुपए की ऑफर किया गया था। भाजपा के लोग 50 विधायक खरीदना चाहते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। कर्नाटक के मांड्या सीट से विधायक रवि कुमार गौड़ा ने कहा कि बीजेपी राज्य में ऑपरेशन लोटस चला रही है। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय मंत्री और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी पर सरकार गिराने के काम करने का आरोप लगाया है। तो कांग्रेस के विधायक हैं, बाकायदा उन्होंने भाजपा के कुछ सहयोगी केंद्रीय नेताओं का नाम यहां पर लिया है। अब भाजपा के नेता चाहें तो इन पर मानहानि का मुकदमा कर दें, अगर वो इस पूरे ऑपरेशन लोटस में शामिल नहीं है या ऑपरेशन लोटस का हिस्सा नहीं है। लेकिन कांग्रेस के विधायक की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि उनको 23 अगस्त को फोन आया
और फोन करके 100 करोड़ की ऑफर उनको दी गई। भाजपा के दलाल हर दिन कांग्रेस विधायकों से मिल रहे हैं। बीजेपी ने ऑफर को 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया है, यह कांग्रेस की विधायक की तरफ से कहा जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन लोटस कर्नाटक में कोई बहुत नई चीज है। कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस बहुत पुरानी अपने आप में एक तरीके की कहानी है, और जिसको लेकर के बार बार चीजें निकल करके सामने आती है। पत्रकार मुकेश ने लिखा है, मुकेश कुमार ने, कि मोदी शाह झारखंड ही नहीं कर्नाटक में भी ऑपरेशन कमल को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस एमएलए रवि कुमार का आरोप है कि इसके लिए हर विधायक को 100 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सबूत के तौर पर उनके पास ऑडियो टेप भी है। उधर चंपई सोरेन भी दिल्ली पहुंच रहे हैं डील के लिए। तो चंपई सोरेन का तो आपको पता ही है कि चंपई सोरेन जिनको मुख्यमंत्री बनाया हेमंत सोरेन ने, और चंपई सोरेन हेमंत सोरेन के खेमे से निकल करके अब नया खेमा बनाएंगे या भाजपा के खेमे में जाएंगे या डायरेक्टली इनडायरेक्टली भाजपा के खेमे में ही रहेंगे, ये अभी स्पष्ट होना बाकी है। लेकिन चंपई सोरेन भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो क्या भाजपा दो दो राज्यों में एक साथ ऑपरेशन लोटस चला रही है? कहा यह जाता था कि जिस राज्य में सरकार नहीं है उस राज्य में सरकार बनाने का डेफिनेट काम करते हैं अमित शाह। उनके चाणक्यगिरी के अंदर यही एक बड़ा काम जो है बार बार गिनवाया जाता है। लेकिन अगर कर्नाटका पर ध्यान दे तो कर्नाटका के अंदर पहले भी जो है वो इस प्रकार के ऑपरेशन लोटस लगातार किए जाते रहे हैं। और इस कांग्रेस के विधायक रवि गौड़ा ने कहा है कि हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और उसे ईडी सीबीआई को देंगे। हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं। मेरे पास उस आदमी का ऑडियो भी है जिसने मुझे फोन किया था। उसे अब अपने दिल की धड़कन महसूस होनी चाहिए। हम सही समय पर रिलीज कर देंगे। तो कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि उनको फोन किया गया, उस फोन की रिकॉर्डिंग भी उनके पास में है, और उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने उनको फोन किया है, और जाहिर सी बात है इसको लेकर के कोई पान के खोखे से फोन नहीं जाएगा। कोई फोन गया है वो किसी बड़े आदमी का गया है या बड़े मंत्रालय से फोन गया है, और अब वो कह रहे हैं कि हम पहले उनकी धड़कन को बढ़ाने का काम करेंगे और उसके बाद में सही समय पर ये फोन कॉल हम रिकॉर्ड जो किया गया है उसको रिलीज कर देंगे। ऑपरेशन लोटस कई बार चला है। जरा टाइमलाइन आप देखेंगे तो 2008 में कर्नाटका में पहली बार जब ऑपरेशन लोटस चला तो भाजपा ने 110 सीटें उस वक्त में जीती थी, जो कि बहुमत से 3 सीटें कम थी। भाजपा ने 7 विधायक सहित, जिसमें 3 कांग्रेस के थे, 4 जेडीएस के और 6 निर्दलीयों के समर्थन से सरकार बनाई। 2019 के अंदर गोवा में जुलाई 2019 में कांग्रेस के 14 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। 2020 में कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक दिल्ली पहुंच गए और कांग्रेस से इस्तीफा देकर के भाजपा में शामिल हो गए। इसके साथ कांग्रेस के 22 विधायक भी, इनके साथ में कांग्रेस के 22 विधायक भी भाजपा में शामिल हो गए और राज्य की कांग्रेस की सरकार गिर गई। 2022 में गोवा के अंदर 8 कांग्रेस के विधायक, जिनमें गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत भी शामिल थे, अन्य 7 कांग्रेस विधायकों के साथ बीजेपी के अंदर शामिल हो गए। तो ये भाजपा के उस वक्त का दौर है ये, जब नरेंद्र मोदी के राज में बीजेपी अपने, ये कहती कि गोल्डन एरा में हम जी रहे हैं, हम अपने स्वर्णिम युग के अंदर जी रहे हैं। और उस वक्त में भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इन तमाम नेताओं पर बार बार आरोप लगते रहे कि इन्होंने सरकारों को तोड़ने, फोड़ने और गिराने में न केवल अपने रसूख का इस्तेमाल किया, बल्कि पैसे का, धन बल का भी खूब इस्तेमाल किया गया। यहां तक कि आपको एक एक दो दो नेताओं की अगर आप फेरिस्त निकालेंगे तो दुनिया भर के नेता आप ऐसे गिन सकते हैं, बड़ी लंबी फेरिस्त ऐसी हो जाएगी। अभी हाल के अंदर अगर कुछ बात करें तो हरियाणा से किरण चौधरी को भी तोड़ करके इसीलिए लाया गया। किरण चौधरी, उनको राज्यसभा भेजा गया है। ये किरण चौधरी उस वक्त में कांग्रेस की नेता थी बंसीलाल के समय से, और लगातार जो है किरण चौधरी अब बीजेपी की बजाय कांग्रेस पर हमलावर थी और बीजेपी ने अब अपने पाले में उनको कर लिया। ऐसे ही एचडी कुमार स्वामी, जयंत चौधरी, कई नाम ऐसे हैं, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये तो बड़े ऐसे बैसाखियां हैं जिन पर तो सरकार ही टिकी हुई है। लेकिन ऑपरेशन लोटस
क्या एक बार ऐसा बड़ा ऑपरेशन लोटस भी होने वाला है जो पूरे ऑपरेशन लोटस की पोल खोल देगा, या देश भर के अंदर जितने भी ऑपरेशन लोटस हुए हैं उन सब की हवा निकाल देगा? यानी एक ऑपरेशन लोटस अगर नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ में हुआ तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। यानी कई बार ऐसा कहा जाता है कि आप कई जगह पर छोटी छोटी फुलझड़ियां उड़ाने का काम कर रहे थे और एक बार आपके घर पर ही धमाका हुआ तो सारे पटाखे अपने आप में एक साथ आकर के फूट गए और आप फिर कहीं के नहीं रहे। क्या यही सब कुछ अब बीजेपी के साथ में होने वाला है? और जिस तरीके से बीजेपी ऑपरेशन लोटस के जरिए लगातार सरकारें गिराती रही है, तो यकीन मानिए कि कोई भी भारत के अंदर राजनीतिक समझ रखने वाला व्यक्ति इसको लेकर के आश्चर्य करता नहीं है। उल्टा यही कहा जाता है कि विपक्ष को आके ये सब कुछ जनता देख रही है। और क्या वाकई लोग इस बात को देख रहे हैं कि जो अपने आप में संविधान के सामने नतमस्तक होते हैं, जो नरेंद्र मोदी संविधान को अपने माथे पर उठा करके लगा लेते हैं, क्या सरकारों को उठा करके पटकने में जरा भी गुरेज नहीं करते हैं? और क्या ऑपरेशन लोटस के नाम पर लोकतंत्र का चीरहरण एक दिन उनको इतना भारी पड़ेगा कि एक उन्हीं की सरकार के अंदर एक ऐसा ऑपरेशन हो जाएगा जो उनकी ही बागी नेताओं की फहरिस्त एक साथ आकर के खड़ी हो गई, तो मोदी उससे कैसे निपटेंगे? और बीजेपी के अंदर कोई एक दो नेता नहीं है, बल्कि दर्जन भर से ज्यादा बड़े बीजेपी के नेता हैं जो लगातार अपना असंतोष जाहिर कर रहे हैं। वसुंधरा राजे से लेकर के शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ से लेकर के उमा भारती, तमाम ऐसे नेता हैं जो अपने अपने समय में मोदी और शाह की गुजरात लॉबी का शिकार हुए हैं। और कब वो पलटवार कर दें और कब ये ऑपरेशन लोटस बीजेपी पर, मोदी शाह पर, गुजरात लॉबी पर ही भारी पड़ जाए, सवाल ये भी है। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का आरोप यहां पर कांग्रेस के विधायक की तरफ से लगाया गया है। और जब इतनी बड़ी रकम होती है तो वहां पर सीबीआई और ईडी का एंट्री हो जाती है। तो क्या वाकई सीबीआई और ईडी बीजेपी के इस मामले में भी जाकर के जांच पड़ताल करेगी? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।